हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विस्थापन धारा, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओर्स्टेड ने प्रयोगों द्वारा हमको ये बताया कि जो गतिमान आवेश होते हैं, मतलब जो वैद्युत धारा होती है, वो एक चुंबकीय प्रभाव मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर हमने देखा कि कोई धारावाही चालक तार है तो किस तरीके से वो अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उसकी वैल्यू हमने निकालनी सीखी। इसके बाद हमने क्या देखा? तो इसके बाद हमने देखा फैराडे के नियम से E बराबर माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स भी होते हैं और चुंबकीय फ्लक्स भी होते हैं। तो ये कौन सा वाला है? चुंबकीय फ्लक्स है। तो उन्होंने क्या बोला? फैराडे ने हमको क्या बताया? फैराडे ने हमको ये बताया, ये क्या? फ्लक्स परिवर्तन की दर जो कि किसके कारण हो रही है? चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। तो उन्होंने ये बोला कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये क्या है? वैद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, वही है वैद्युत वाहक बल। तो अगर वैद्युत वाहक बल है तो वहां पे क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। ये क्या? फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो फ्लक्स कैसे परिवर्तित हो रही है? वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण। तो फैराडे ने इनडायरेक्टली हमको क्या बताया कि चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके हम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये पता चला कि वैद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। फिर फैराडे ने हमको ये बताया कि हम चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में ये आया कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित करके वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है, जब फैराडे ने यह बोला कि चुंबकीय क्षेत्र को हम बदल के वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं, तो लोग, वैज्ञानिकों के दिमाग में क्या कि क्या हम वैद्युत क्षेत्र को बदल के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब मिला हाँ। और किसने दिया? तो एक वैज्ञानिक थे, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिसको हम लोग केवल मैक्सवेल बोलेंगे। तो मैक्सवेल ने बताया कि हाँ, वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। उन्होंने कुछ प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया कि वैद्युत क्षेत्र, जो परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र होते हैं, वो क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सारी कहानी देखिए शुरू हुई एम्पियर के परिपथीय नियम से। तो एक बार एम्पियर का परिपथीय नियम समझ लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या था? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इन। मतलब किसी बंद पथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद पथ से होके जाने वाले कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट टाइम्स होता है। ठीक है, यही है इसका मतलब। किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बंद पथ के लिए उस बंद पथ से होके जाने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट टाइम्स होता है। मतलब इस तरीके से अगर हमारा कोई धारावाही चालक तार होता था, हम यहाँ पे एक पथ बना लेते थे इस तरीके से। तो इस पथ से होके ये जो भी वैद्युत धारा जा रही है, यही क्या है? आई इन है। तो एम्पियर ने क्या बोला कि ये जो वैद्युत धारा, ये जो हमने लूप बनाया, इस लूप को हम एक सरफेस असाइन करते हैं। जैसे यहां पे मान दे एक सरफेस इस तरीके से दे दिए, तो ये आई इन वही वाली वैद्युत धारा जो इस सरफेस को काट के हो जा रही है। ठीक है, इस सरफेस को काटते हुए जो वैद्युत धारा जा रही है, वही यहां पे आई इन है। तो फिर एम्पियर ने ये बोला कि ये जरूरी नहीं कि हम इसको इस तरीके से फ्लैट, समतल मतलब प्लेन सरफेस ही दे, हम इसको किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जैसे हम इस तरीके से इसको ये सरफेस भी दे सकते हैं। अब ये है इस तरीके से,
ठीक है, तो देखिए अभी भी ये जो वैद्युत धारा आ रही है इस वाले सरफेस को काटते हुए जा रही है, तो अभी भी ये क्या होगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इन। ठीक, इतनी बात आई समझ में। तो हमें एक लूप बनाना है और उस लूप को एक सरफेस असाइन करना है, उस सरफेस को काटते हुए जो वैद्युत धारा जाती है वही यहाँ पे आई इन होती है। और जो हम सरफेस बनाएंगे वो किसी भी शेप का हो सकता है, वो फ्लैट भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या कि ये जो एम्पियर का परिपथी नियम है, जो एम्पियर सर्किटल लॉ हमको मिला, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई इन, ये कुछ केसेस में काम नहीं किए। किन केसेस में काम नहीं किए, तो मान लेते हैं एक हमारे पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम इसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब अभी ये साम्य अवस्था में नहीं, हम इसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब इस पे आवेश इकट्ठा कर रहे हैं। तो हुआ क्या, हमको पता अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है मतलब ये चालक होते हैं, दो चालक होते हैं, इनके बीच में निर्वात या वायु या कोई परावैद्युत पदार्थ होता है। तो जो आवेश होते हैं वो इस प्लेट से इस प्लेट तक नहीं जा सकते क्योंकि ये कुचालक होता है। ठीक है, तो अगर आवेश यहाँ से यहाँ तक नहीं जा सकते तो इसका मतलब वैद्युत धारा भी यहाँ तक नहीं जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे अपना एक लूप बनाए इस तरीके से और एक सरफेस उसको असाइन कर दें, तो हमारा ये जो फॉर्मूला है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट। अब हम बोल रहे हैं कि इस कैपेसिटर के प्लेट के अंदर यहाँ पे कोई वैद्युत धारा नहीं है, तो अगर कोई वैद्युत धारा नहीं तो आई इन का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ से बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर आया, 0। मतलब एक तरीके से एम्पियर के परिपथी नियम से हमको ये पता चला कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, 0 है। लेकिन देखा क्या गया कि जब यहाँ पे एक चुंबकीय सुई रखी गई, ठीक है, जब हम यहाँ पे एक चुंबकीय सुई रखे तो उसमें एक विक्षेप प्राप्त हुआ, और विक्षेप प्राप्त होने का मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कुछ न कुछ है। एम्पियर, देखिए एम्पियर के परिपथी नियम से हमें क्या पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच में आवेश का प्रवाह नहीं होता, क्योंकि बीच में कोई कुचालक पदार्थ होता है। कुचालक मतलब निर्वात या वायु होगा या कोई परावैद्युत पदार्थ होगा, तो वहां पे आवेश इस प्लेट से इस प्लेट तक नहीं जा सकती। तो अगर आवेश नहीं जा सकती तो इसका मतलब वैद्युत धारा भी नहीं जाएगा। तो हमने जो यहाँ पे एक लूप बनाया था उसके लिए आई इन किसके बराबर हो गया, 0। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर आया, 0 के बराबर। लेकिन जब यहाँ पे चुंबकीय सुई रखी गई तो यहाँ पे हमको एक विक्षेप प्राप्त हुआ, और विक्षेप तभी प्राप्त होगा जब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हो। तो इसके हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र है, जबकि एम्पियर के परिपथी नियम के हिसाब से चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। एक प्रयोग और किया गया, फिर से एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया गया, मान लेते हैं इस तरीके से, और अभी भी इसको चार्ज किया जा रहा है। ये ध्यान देना, ये चार्ज किया जा रहा है, अभी चार्ज हुआ नहीं है। ठीक है, चार्ज किया जा रहा है। चार्ज किया जा रहा है, क्या मतलब, तो चार्ज किया जाने से मतलब यह है कि यहाँ पे आवेश की मात्रा लगातार बदलती रहेगी, और अगर आवेश बदलेगा तो इसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र भी बदलेगा। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। तो अभी हम इसको चार्ज कर रहे हैं, तो हुआ क्या, पहले यहाँ पे एक सरफेस लिया गया इस तरीके से, ठीक है, एक लूप बनाया गया और उसकी त्रिज्या हर जगह क्या रहेगी, आर रहेगी। यहाँ पे हमने चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो हम क्या करते थे, एम्पियर के परिपथी नियम से एक लूप बनाते थे, इसको हमने एक सरफेस असाइन कर दिया, फ्लैट सरफेस। तो यहाँ से बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट, और इस सरफेस को काटते हुए कौन सी वैद्युत धारा जा रही है, आई। ठीक है, उन्होंने ये कहा फिर कि अगर हम इस सरफेस को फ्लैट ना बना के कुछ इस तरीके से बना दें। देखिए एम्पियर ने तो हमसे ये बोला था कि हम सरफेस को जरूरी नहीं कि हमेशा फ्लैट ही बनाए, हम उसको किसी तरीके का शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा हुआ लूप, और हमने इसको जो सरफेस असाइन किया वो कुछ इस तरीके से असाइन कर दिया, ये हो गया सरफेस।
ठीक, अब देखिए हुआ क्या, अब यहाँ पे तो कोई सरफेस है नहीं, तो वैद्युत धारा इसको तो काट नहीं रही है। वैद्युत धारा कहाँ काटती, यहाँ पे, ये जो सरफेस यहाँ से ये बंद लूप हो रहा है, ये यहाँ से काटते हुए निकल सकती थी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये किसके अंदर है, कैपेसिटर के दोनों प्लेट के अंदर है। देखिए ये जो हिस्सा है किसके अंदर है, कैपेसिटर के प्लेट के अंदर। तो हम बोल रहे हैं कि कैपेसिटर के प्लेट के अंदर आवेश का प्रवाह नहीं होता, इसी के कारण यहाँ पे वैद्युत धारा का भी प्रवाह नहीं होता। तो एक तरीके से ये जो हमारा सरफेस है इसको कोई भी वैद्युत धारा काटते हुए दूसरी तरफ नहीं जा रही है, तो इसके लिए I का मान क्या हो गया, 0। तो इस वाले के लिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर किसके बराबर आया, 0। देखिए हम दोनों ही केस में चुंबकीय क्षेत्र यहाँ ही निकाल रहे, इस वाले में भी यहाँ, इस वाले में भी यहाँ। लेकिन जब हमने अपना सरफेस जो इसको एक फ्लैट सरफेस दिया अपने इस बंद लूप को, तो ये किसके बराबर आया, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट I। लेकिन जब हम इसको फ्लैट सरफेस ना देखें, कुछ इस तरीके से सरफेस दिए हैं, तब हम बोल रहे हैं कि अब देखिए इस वाले सरफेस को कोई भी वैद्युत धारा काट नहीं रही है। देखिए यहाँ से ये एक खोखले जैसे हम बोल सकते हैं कटोरी के साइज का हुआ, शेप का हुआ, तो उसमें जब वैद्युत धारा जा रही है तो जैसे ही वो इसके सरफेस पे पहुंची तो वो तो प्लेट के अंदर आ गया, तो प्लेट के अंदर तो आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे वैद्युत धारा भी नहीं है। तो इस वाले सरफेस को कोई भी वैद्युत धारा काट नहीं रही है। तो अगर सरफेस को कोई वैद्युत धारा काट नहीं रही है तो I का मान किसके बराबर हो गया, 0। तो B वेक्टर डॉट DL वेक्टर यहाँ पे किसके बराबर आया, 0। तो एक बार B यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान आ रहा है, जबकि दूसरे में यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान नहीं आ रहा है। तो यहाँ से वैज्ञानिकों को लगा कि जो हमारा एम्पियर का परिपथी नियम है उसमें कुछ विसंगति है, कुछ तो छूट रहा है, जिसके कारण यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है और यहाँ पे वैल्यू कुछ और आ रही है। तो इस विसंगति को दूर किया किसने, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने कैसे दूर किया, तो मैक्सवेल ने यह बोला कि जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चाहे वैद्युत आवेश का प्रवाह हो या ना हो। वैद्युत आवेश का मतलब वैद्युत धारा। वैद्युत आवेश के प्रवाह के कारण कौन सी वैद्युत धारा होती है, चालन वैद्युत धारा, जिसको लोग कंडक्शन करंट कहते हैं, चालन धारा या कंडक्शन करंट। ठीक है, मैक्सवेल ने कहा, क्या कहा कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो पहले वाले केस में जब यहाँ पे वैद्युत धारा नहीं था तब पर भी ये चुंबकीय सुई विक्षेप दिखा रही थी। तो चुंबकीय सुई क्यों विक्षेप दिखा रही थी, क्यों, क्योंकि हम इसको जब चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ पे आवेश लगातार बदल रहा है, धीरे धीरे प्लस की मात्रा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र भी बदल रहा है, वैद्युत क्षेत्र भी बदल रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र बदलने के कारण वहाँ पे क्या उत्पन्न हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जिसके कारण यहाँ पे चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है। सेम चीज यहाँ भी हो रहा होगा, यहाँ भी क्या हुआ, वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है, जिसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होगा। तो उन्होंने इसके लिए कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसके लिए एक अलग से वैद्युत धारा का नाम सुझाया, जिसको नाम दिया गया विस्थापन धारा। और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे ये जो वैद्युत धारा, जो चालन वैद्युत धारा है, इसके अलावा एक और वैद्युत धारा होगी जिसको हम लोग बोलेंगे विस्थापन वैद्युत धारा। और वो किसके कारण होगी, तो वो होगी परिवर्तित वैद्युत क्षेत्र के कारण। देखिए अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, मैक्सवेल ने क्या बताया कि वो इस तरीके का होगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई प्लस आई डी। आई क्या है, तो आई है चालन धारा, किसके कारण होता है, तो वैद्युत आवेश के प्रवाह के कारण। आई डी क्या है, तो आई डी है विस्थापन धारा, किसके कारण होता है, तो यह होता है परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र का कारण मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र नियत हो जाए,
अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र कैसा हो जाए, नियत हो जाए, तब विस्थापन धारा किसके बराबर हो जाएगा, 0। तो विस्थापन धारा हमको तभी तक मिलेगा जब वैद्युत क्षेत्र लगातार बदल रहा हो। तो ये है चालन धारा, जो कि किसके कारण होती है, वैद्युत आवेश के प्रवाह के कारण। और ये होता है विस्थापन धारा, जो कि किसके कारण होता है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, तो मैक्सवेल ने एम्पियर के परिपथी नियम में यही करेक्शन किया, जिससे कि जो उनमें कमियां आ रही थी वो दूर हो गई। तो इसी को हम लोग देखते हैं विस्थापन धारा को, कि ये क्या है और कैसे आया है। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है, हम इसको चार्ज कर रहे हैं। चार्ज कर रहे हैं मतलब ये स्थायी अवस्था में भी नहीं है, साम्य अवस्था में नहीं है, यहाँ पे आवेश की मात्रा लगातार बदल रही है। तो मान लेते हैं किसी समय यहाँ पे आवेश कितना है, Q है, तो जो वैद्युत धारा होगा वो किसके बराबर होगा, I बराबर dQ/dt। ठीक, वैद्युत धारा क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर होती, तो हमने माना किसी समय पे यहाँ पे कितना आवेश है, Q, तो वैद्युत धारा किसके बराबर है, dQ/dt। तो हमको पता है कि अगर यहाँ पे आवेश है ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र बनता है, और उस वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, तो वो होता है Q/A∈0। ठीक है, ये वैद्युत धारा, ये आवेश लगातार बदल रहे हैं क्योंकि हम कैपेसिटर को चार्ज करें, तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने आवेश कितना माना है, Q, तो उस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किसके बराबर होगा, Q/A∈0। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां से हम Q बराबर लिख सकते हैं ε0 गुणे EA। ठीक, तो ये EA है क्या, तो ये E है वैद्युत क्षेत्र, जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। A कोई एरिया हमने मान लिया जिससे होके वैद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो किसी एरिया से होके जाने वाला जो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाएं होती है वो हमको क्या बताता है, वैद्युत फ्लक्स बताता है। मतलब ये EA किसके बराबर होगा, फाई E के बराबर। तो हम ε0 EA की जगह क्या लिख दिए, फाई E। अब ये आवेश लगातार बदल रहा है, तो हम आवेश परिवर्तन की दर एक तरीके से निकाल लेते हैं अवकलन करके, तो ये किसके बराबर लिखेंगे, dQ/dt। समय के सापेक्ष अवकलन कर दे रहे हैं, तो ये किसके बराबर आएगा, ε0 dφE/dt। अब देखिए ये dQ/dt तो क्या है, वैद्युत धारा है I, तो I बराबर ε0 dφE/dt। तो ये dφE/dt है क्या, वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर। ये क्या है, वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन की दर। और ये किस कारण से बदल रही है, तो वैद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण। तो ये वैद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण जो हमको यहाँ पे वैद्युत धारा मिली है, इसी को नाम दिया गया विस्थापन धारा, जो कि हम देख सकते हैं अभी I जो हमने यहाँ पे चालन धारा दिया है उसके मान के बराबर है। तो देखिए इस वाले केस में हमारा जो भी केस बना था ये वाला, कि हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया था, तो जब हमने यहाँ पे लूप लिया था तब तो हमको चुंबकीय क्षेत्र मिला था, लेकिन जब हमने अपना इस लूप को फ्लैट सरफेस ना देके इस तरीके से एक सरफेस असाइन किया था, तब ये सरफेस था, ठीक, इस तरीके से, तब हमने बोला था कि इस वाले सरफेस को ये वाली वैद्युत धारा कहीं पे भी काटते हुए नहीं जा रही है। काटती देखिए केवल यहाँ पे, तो ये तो हमारा प्लेट के अंदर है दोनों, तो यहाँ पे वैद्युत धारा का प्रवाह तो होता ही नहीं है, तो ये वाली वैद्युत धारा यहाँ पे इस प्लेट को कहीं काटते हुए नहीं जा रही है, इसीलिए I इन किसके बराबर आया था, 0। लेकिन देखिए यहाँ से हमको क्या मिला कि जो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है वो एक हमको करंट दे रहे जिसको हम विस्थापन धारा बोल रहे हैं, जो कि चालन धारा के मान के बराबर है। तो इसका मतलब देखिए इसके अंदर ही तो वो वैद्युत क्षेत्र है प्लेट के बीच में, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक विस्थापन धारा होगा, और वो विस्थापन धारा किसके बराबर है, ID, और ID अभी हमने देखा किसके बराबर हमको मिल रहा है, चालन धारा के।
तो ये वाली धारा तो नहीं काट रही है, लेकिन ये जो हमको विस्थापन धारा मिली है ये इस सरफेस को यहां से काटते हुए जा रही है। तो हमको बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर मिला म्यू नॉट आई डी, और इसी आई डी का मान अभी किसके बराबर है, आई के। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर हमको मिल गया म्यू नॉट आई। यही मिलना भी चाहिए था, क्यों? क्योंकि पहले वाले केस में जब हमने इस तरीके से इसको असाइन किया था, यहां पे एक फ्लैट सरफेस देके आई, तो हमको इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर मिला था, म्यू नॉट आई। तो अब हम देख सकते हैं ये और ये दोनों वैल्यू हमारी सेम है। तो उन्होंने कहा कि जो एम्पियर का परिपथी नियम था उसमें अगर हम ये विस्थापन धारा ऐड कर दे तो उसमें जो विसंगति आ रही थी वो दूर हो जाएगी, और वो हमने यहाँ पे प्रयोग से देख लिया। तो यही था विस्थापन धारा। विस्थापन धारा किसके कारण होता है, तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण। चालन धारा किसके कारण होता है, तो चालन धारा होता है वैद्युत आवेश के प्रवाह के कारण। तो देखिए जब हम यहां वाली बात कर रहे हैं तो यहां पे कोई परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र नहीं है, यहां पे केवल ये वाला वैद्युत धारा है, तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र नहीं है। तो विस्थापन धारा किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो ये वाला जब हम फॉर्मूला लगाएंगे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो म्यू नॉट आई प्लस 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र नहीं है, और अगर वैद्युत क्षेत्र नियत होता है तो विस्थापन धारा का मान 0, तो किसके बराबर 0। तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर किसके है, म्यू नॉट आई। इस वाले केस में आए तो इस वाले केस में देखिए ये जो चालन धारा है ये इस सरफेस को कहीं भी काट नहीं रही है, तो इसके लिए चालन धारा का मान तो किसके बराबर हो गया, 0। लेकिन इसके अंदर परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र होने के कारण हमको एक विस्थापन धारा मिला है, और उस विस्थापन धारा का मान चालन धारा के मान के अभी क्या है, इस वाले केस में बराबर था। तो फिर से हमने क्या लिखा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट, इस बार चालन धारा 0 और विस्थापन धारा किसके बराबर आया, आई के। तो फिर से हमको बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट आई। मतलब अब दोनों केस में हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से मैक्सवेल ने विस्थापन धारा का प्रयोग करके एम्पियर के परिपथी नियम में जो भी विसंगति थी उसको दूर किया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।